हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फाइनली 2021 जाने वाला है और 2021 में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अब बाकी एग्ज़ाम 2022 में होने हैं, इसलिए हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए 2022 में एक गवर्नमेंट जॉब लेने का। 2022 में फरवरी में आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें जाने नहीं देना है। आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी में मैथ के 25 सवाल आते हैं। उन 25 सवालों को सोल्व करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ के सवालों का सेट, जिसमें हम सोल्व करेंगे हर शिफ्ट में पूछे गए 25-25 सवालों को। और आप भी उन क्वेश्चनों को खुद सोल्व करें और अपनी मैथमेटिक्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो शुरू करते हैं हमारे 17 सितंबर 2018 में आए हुए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। यानी हमें क्या निकालना है, उनका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। दोस्तों दो चीज़ होती है, एक होता है HCF और एक होता है LCM। एक होता है HCF और एक होता है LCM। अब HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF की बात करें तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब मैं इनमें डिफरेंस बताता हूँ आपको क्या होता है। HCF जैसे मैं दो संख्या मानता हूँ, एक है मेरा 8 और एक है 12। ठीक है, दो संख्या है, एक है 8 और एक है 12। अगर हमें HCF निकालना है, HCF निकालना है तो HCF क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्या में भाग जा सके। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्या में भाग जा सके। जैसे 4 है, 4 का भाग 8 में जाता है, 4 का भाग 12 में जाता है। 2 है, 2 का भाग 8 में जाता है और 2 का भाग 12 में जाता है। लेकिन इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, 4। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 4। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक जितनी भी संख्या दी गई है उनमें पूरा पूरा भाग जाता हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ये आपको ध्यान रखना है, वह हमारा HCF होता है। ठीक है, अब यदि LCM की बात करें, जैसे वही मेरी दो संख्या है 8 और 12, इनका LCM निकालना है। LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। यानी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या या वह छोटी से छोटी मल्टीप्लाई, उन संख्या का मल्टीप्लाई जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो। जैसे मेरा 24 है, 24 में 8 का भी भाग जाता है और 12 का भी जाता है। जैसे 48 है, 8 का भी जाता है और 12 का भी जाता है। ठीक है, लेकिन इनमें से छोटी कौन सी है, 24 और 48 में से छोटी कौन सी है, 24 हमारी छोटी है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जितनी भी संख्या दी गई है, चाहे 2 हो या 2 से अधिक हो, उन सभी का भाग जाना चाहिए। तो हमारा LCM हो जाएगा 24। LCM क्या हो जाएगा, 24, क्योंकि LCM का मतलब ही है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, वह छोटी से छोटी संख्या का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा LCM 24 हो गया और HCF 4 हो गया। आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको HCF और LCM में डिफरेंस का तो पता चल गया होगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 यह हमारा दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, इन संख्याओं का HCF निकालना है। क्या निकालना है, इन संख्याओं का HCF निकालना है। देखो, जब भी हमारी फ्रैक्शन में संख्या दी गई हो, जब भी हमारी फ्रैक्शन में संख्या दी गई हो और हमें HCF या LCM पूछा गया हो, तो हमें कैसे उनको सॉल्व करना है। अगर हमें HCF पूछा जाए तो हम ऊपर वाली संख्या का तो HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का LCM निकालेंगे। यदि हमें HCF पूछा जाए तो हम ऊपर वाली संख्या का तो HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का LCM निकालेंगे।
लेकिन अगर हमें एलसीएम पूछा जाए, फ्रैक्शन में दी गई संख्या का एलसीएम पूछा जाए, तो ऊपर वाली का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली का एचसीएफ निकालेंगे। यानी हमें करना क्या है, जो पूछा जाए वो हमें ऊपर वाली संख्या का निकालना है, और जो ना पूछा जाए वो हमें नीचे वाली संख्या का निकालना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना। हमारी ऊपर वाली संख्या क्या क्या है? हमारी ऊपर वाली संख्या है 2, 8, 10 और 32। ये हमारी ऊपर वाली संख्या है, और हमें निकालना क्या है, इनका एचसीएफ। ऊपर वाली का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 2, 8, 10 और 32 इन सब का वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जिसका इन सभी चारों संख्याओं में भाग जा सके। एचसीएफ हमारा देखो, ऐसी संख्या 2 है, 2 का भाग 2 में भी जाता है, 8 में भी जाता है, 10 में भी जाता है, 32 में भी जाता है। 1 है, 1 का भाग भी इन सभी में जाता है। 1 और 2 के अलावा ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका 2, 8, 10 और 32 में भाग जाता हो? नहीं है। और हमारी एचसीएफ निकालना है तो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो 1 और 2 में बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई, 2। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 2। ठीक है, एचसीएफ तो आ गया 2। अब बात करते हैं एलसीएम की। नीचे वाली संख्या का हमें एलसीएम भी निकालना है। नीचे वाली संख्या क्या है, 3, 9, 27 और 81। इन संख्या का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम मैंने क्या बताया आपको, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। 3, 9, 27 और 81, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 81। कैसे? 3 का भाग 81 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 9 का भाग 81 में जाता है, इसका भी जाता है। और 27 का भी जाता है, और 81 खुद का भी जाता है। इनके अलावा अगर हम दूसरी संख्या देखेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी 81 से, लेकिन हमें निकालना है वह छोटी से छोटी संख्या। यानी हमारा एलसीएम क्या आ गया, 81। एलसीएम आ गया 81 और एचसीएफ आ गया 2। ठीक है, अब पूछा जाए तो हमारा सवाल का आंसर क्या होगा। हमें तो एचसीएफ पूछा गया था, एचसीएफ तो 2 और नीचे एलसीएम 2/81, तो 2/81 हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा क्या? हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 2/81। एचसीएफ 2 आ गया और नीचे 81 एलसीएम आ गया। एचसीएफ पूछा था इसलिए ऊपर वाली संख्या का निकाला, एलसीएम हमने नीचे वाली संख्या का निकाला, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2/81 करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं आपको। दी गई आकृति का संदर्भ ले और इस प्रश्न का उत्तर दे। हमें एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि ए बी इसी के समांतर है। ए बी इसी के समांतर है, यानी जो ये ए बी है वो इसी के समांतर है, इसी के समांतर है। और बी सी डी का कोण 72 दे रखा है हमें। बी सी डी कौन सा है, ये बी, ये सी और ये डी। ये एंगल दे रखा है हमें 72। कितना दे रखा है, 72। ए बी सी का मान क्या होगा, ए बी सी, यानी हमें ये ए बी और सी इसका मान पूछा है। किसका मान पूछा है, ये ए बी और सी, ये एंगल है, ये हमें बताना है। ठीक है, और ये एंगल हमें 72 दे रखा है, ये एंगल हमें 72 दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो हमें सीधी सीधी एक बात दे रखी है कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है वो इसी के समांतर है, इसी के समांतर है। जब दो रेखा समांतर हो, जब दो रेखा समांतर हो और उनको इस तरीके से मिला दिया जाए, जब दो रेखा समांतर हो और उनको इस तरीके से मिला दिया जाए, उनको जेड बना दिया जाए, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ये आपको पता है क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। यानी ये एंगल मेरा 72 दे रखा है, तो ये एंगल भी 72 होगा क्या, बिल्कुल होगा। अगर ये एंगल 72 है तो ये एंगल भी 72 होगा। तो हमारा यही पूछा था कि ABC का मान क्या है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 72। आंसर क्या आ जाएगा, 72। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अगर हमें 3 को देखें तो 72 हमारा दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगले सवाल में, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि संख्या x 4 4 6 1, ये हमें संख्या दे रखी है, ये 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो x का मूल मान क्या होगा, यह हमें निकालना है। हमें
कितनी संख्या दे रखी है, x4461 इतनी संख्या दे रखी है और ये बताया है कि 11 से विभाजित है और x का मान क्या है। देखो जब भी कोई भी संख्या 11 से विभाजित है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं बोल सकते हम, एक उसको 11 से विभाजित है तो इसका एक ट्रिक होता है कि x, देखो x प्लस 4 ये 4 प्लस ये एक छोड़ के आपको एक संख्या लेनी है। पहले x को लिया, फिर इस 4 को और फिर इस 1 को, x प्लस 4 प्लस 1 इनका जोड़ और इनका जोड़ 4 और 6 बाकी बच गई ना, 4 और 6 इनका जोड़ क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इनका जोड़ क्या हुआ, 4 और 6 10 हो गया, बिल्कुल हो गया। हमें करना क्या है, जब भी संख्या 11 से विभाजित बोले हमें एक छोड़ के एक संख्या लेनी है और उनका जोड़ करना है और बाकी संख्या जो बच गई है उनका भी जोड़ करना है। इन दोनों को या तो हम घटा दे, घटाने के बाद या तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया, x 4 और 6, x 4 और 1 इनको जोड़ा तो इनका जोड़ क्या आया, x प्लस 5 आ गया, क्या x प्लस 5 आ गया। और इधर क्या आया, 4 और 6 को जोड़ा तो मैंने क्या आया, 10 आया गया। अब x का मान निकालना है, ये 5 उधर जाके 5 नहीं आ जाएगा क्या, यानी ये 5 10 माइनस 5 होके 5 नहीं आ जाएगा, x का मान 5 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्या x का मान 5 हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल है, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी पर्याप्त है। ACB का मान क्या है, ACB का मान क्या है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें दो बातें दी हुई है। पहली बात में हमें एक डायग्राम दे रखा है और दूसरी बात में हमें डी का मान दे रखा है। पहली बात में एक डायग्राम और दूसरी में डी का मान दे रखा है और ACB का मान पूछा है। और ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में क्या दे रखा है कि केवल 2 पर्याप्त है, दोनों 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, केवल 1 पर्याप्त है या 1 या दोनों पर्याप्त है। यानी हमें करना क्या है, इस ACB का मान फाइंड करना है और यह बताना है कि क्या डायग्राम देख के बता सकते हैं या केवल डी का मान देख के बता सकते हैं। इन दोनों की हेल्प से बताना है। तो क्वेश्चन का थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। यह क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट, पहले इनको हटा देता हूं जो एक्स्ट्रा बातें आई है। अब इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो डी का मान 60 है, डी कौन सा है, ये एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ए डी और बी, ए डी बी, इसका मान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है। और ACB का मान पूछा है, ACB का मान पूछा है। अब ACB कहाँ है, ये A, यह है A और ये C और ये B, इसका मान पूछा है हमें। ये जो x दे रखा है इसका मान पूछा है, तो x का मान बताना है, ठीक है, x का मान फाइंड करना है। अब आपको एक बात पता होगी, कौन सी बात, कि एक ही चाप से परिधि पर बना कोण इक्वल होता है, एक ही चाप से परिधि पर बना कोण इक्वल होता है, ठीक है। यानी ये AB चाप है, देखो ये AB चाप है, इसी चाप से AB से C पर बना कोण और इसी चाप से D पर बना कोण क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी x का मान क्या आ जाएगा मेरा, 60 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों परिधि पर बने हैं और एक ही चाप से बने हैं, एक ही चाप से C पर जा रहा है और एक ही चाप से D पर भी जा रहा है। ये देखो D पे भी जा रहा है और C पे भी जा रहा है, तो इक्वल हो गया ना। यानी x का मान मेरा क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है। x का मान क्या आ गया, 60 आ गया। तो ये हमने किसकी सहायता से बताया, डायग्राम को देख के भी बताया और डी का मान देख के भी बताया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे कि 1 और 2 दोनों पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, ठीक है। अब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़ो और फिर इसको समझने की कोशिश करो और फिर उत्तर दो। आप खुद सॉल्व करो एक बार वीडियो को पॉज करके और इसके बाद अपना आंसर निकालने की कोशिश करो। देखो सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 25,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ एक चाय की दुकान खोलता है। वह अपना 30% पैसा अपनी दुकान की सजावट में,
और 20% अन्य आवश्यक चीज़ों को लाने में खर्च करता है। अपने व्यवसाय के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा है। यानी एक व्यापारी है या एक व्यक्ति है, उसने कितने निवेश किया है, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये निवेश करके एक चाय की दुकान उसने खोली है, ठीक है। वह 30% पैसा, ध्यान से देखो, 30% पैसा तो अपनी दुकान की सजावट में लगा दिया और 20% पैसा उसने कैसे लगा दिया, अन्य आवश्यक चीजों को लाने में लगा दिया। तो उसने टोटल कितना पैसा लगा दिया, 50% लगा दिया गया, 50% लगा दिया, यानी उसने आधा रुपये खर्च कर दिया। अब उसने पूछा है कि अपने व्यवसाय के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा है। अब देखो 50% तो उसने खर्च कर दिया, तो बाकी भी 50% ही बच गया उसके पास। 25,000 का 50% उसने खर्च कर दिया, तो 25,000 का 50% उसके पास बच गया, यानी उसके पास कितना बच गया, 25,000 का 50% कितना होता है, 12,500। तो 12,500 रुपये उसके पास बच गया है। ऑप्शन नंबर जो 1 है उसमें दे रखा है 12,500 रुपये। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि 12,500 रुपये उसके पास बच गए हैं, जिससे वह अपने व्यवसाय के लिए अन्य वस्तुएं खरीद सकता है। ठीक है यहाँ तक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, सवाल को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये देखो इसमें क्या दे रखा है कि दिया गया पाई चार्ट भारत में मोबाइल फोन का निर्माण करने वाली कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, निर्मित मोबाइल फोनों की कुल इकाई की संख्या कितनी है, 12,40,000। 12,40,000 कुल मोबाइल जितने भी निर्माण हो रहे हैं भारत के अंदर, उनकी कुल संख्या है 12,40,000। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंपनी एलमन द्वारा कितनी मोबाइल इकाइयों का निर्माण किया गया। देखो यह टोटल भारत का है, जिसके अंदर कितनी कंपनी है, 1 2 3 4 5 प्रकार की कंपनी है जो अलग अलग मोबाइलों का ब्रांड बनाती है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि टोटल मोबाइल कितने हैं, 12,40,000। टोटल मोबाइल कितने हैं, 12,40,000 है। ठीक है, उसमें से एलमन ने कितने बनाए हैं, 30% बनाए हैं। कितना बनाया है, 30%, यानी 30% एलमन ने बनाया है। तो इसने यही पूछा है कि एलमन के द्वारा कितने मोबाइल इकाइयों का निर्माण किया गया। तो हम करेंगे क्या, 12,40,000 का 30% निकाल देंगे। तो 12,40,000 का 30% कितना होता है, 12,40,000 का 30% निकालने के लिए करेंगे क्या, इसको 3 को 124 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 124 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 12 का 2 कैरी है 1, 3 को 2 से करेंगे 6 और 1 7 और 3 एकम 3, यह आ गया 372। ठीक है, 372 आ गया। अब हम करेंगे क्या, प्रतिशत में निकाला है तो 100 का डिवाइड भी करना होता है, तो हम 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, बच गए कितने, 3 जीरो। इन 3 जीरो को हम ऐड कर देंगे आगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 3,72,000। 3,72,000 यूनिट एलमन जो कंपनी है उसके अकेले के द्वारा बनाए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है 3,72,000, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि अगर कोई चालक 15 मीटर पर सेकंड की गति से कार चलाता है तो 3 घंटे 20 मिनट में उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। एक कार चालक है जिसकी स्पीड दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी दे रखी है, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 3 घंटे 20 मिनट ये दे रखा है। ठीक है, और डिस्टेंस है, टोटल दूरी है वो हमसे पूछी है, टोटल दूरी हमसे पूछी है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें कुल डिस्टेंस पता करनी है, स्पीड और टाइम दे रखा है, लेकिन जो स्पीड दे रखी है वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है। सबसे पहले हमें इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्पीड का मान हमें 15 मीटर पर सेकंड दे रखा है, इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से। तो इसका कितना आ जाएगा, 5 को 15 से काटेंगे 3 बार और 18 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 54, 54। ठीक है, यानी स्पीड आ गई हमारी 54। स्पीड कितनी आ गई, 54।
स्पीड आ गई 54। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस। देखो स्पीड का मान आ गया 54, ये हमने लिख दिया, और डी का मान हमें पूछा है, और टी का मान कितना दे रखा है, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 घंटे 20 मिनट को भी मैं घंटे में बदल देता हूँ, तो 20/60, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, इसलिए मैंने क्या किया, उसको घंटे में बदल दिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 को मैं 6 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/3। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करने पे 9, 9 और 1 10, 10/3 आ गया क्या इसका मान, तो मतलब टाइम का मान कितना आ गया, 10/3। ठीक है, तो टी की जगह में 10/3 रख देता हूँ, तो 10/3 में रखूंगा तो मैं 3 को ऊपर ही लेके चला जाता हूँ। ठीक है, बट्टा 3, तो यानी वो 3 ऊपर चला गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, देखो इस 3 को मैं 54 से काटूंगा तो 18 बार जाएगा, 18 3 54, और 18 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 180। 180 किलोमीटर मेरी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। हमें डिस्टेंस ही पूछा था कि कितनी दूरी वह तय करेगा, तो ऑप्शन अगर 4 नंबर को देखें तो 180 किलोमीटर दे रखा है, तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो हमने उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया, टाइम को हमने फ्रैक्शन में दिया होता है, इसको सही किया और मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाली। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है कि व्यंजक का मान क्या होगा। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब डिवाइड बाई 3a माइनस बी प्लस ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये हमें दे रखा है। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz। कब होता है लेकिन ये जब होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर इसका मान 0 के बराबर है, अगर इसका मान 0 के बराबर है तो ये प्रॉपर्टी होती है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह हम 3xyz रख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखो, अगर मैं a माइनस बी की जगह x रख दूं, या y की जगह में b माइनस सी, या z की जगह में c माइनस ए ये रख दूं, तो क्या x प्लस वाई प्लस जेड यानी इन तीनों को मैं ऐड करने पे 0 हो रहा है क्या, देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इन तीनों को जोड़ कर दिया तो क्या इनका उत्तर 0 आ रहा है क्या, देखो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और c से c कैंसिल, यानी 0 आ गया। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 3a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, यही रख सकता हूँ। और देखो ऊपर मैंने ये रख दिया और नीचे भी यही है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरा, 1 नहीं आ जाएगा क्या, उत्तर क्या आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया मेरा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इस सवाल का उत्तर है 1। समझ में आया होगा आपको, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए माइनस कोस बी, इधर दे रखा है कोस ए प्लस कोस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, इसका मान हमें बताना है, इसका मान हमें बताना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, या तो मैं क्या करूं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, यानी नीचे वाली का ऊपर और ऊपर वाली का नीचे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो इधर है साइन ए प्लस साइन बी, इधर क्या है साइन ए प्लस साइन बी, और इधर क्या है साइन ए माइनस साइन बी, इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, ये हो जाएगा क्या। ठीक है, फिर बीच में किसका निशान है, प्लस का है, ये प्लस का। अब ये इधर क्रॉस से मल्टीप्लाई जाएगा तो कोस ए प्लस कोस बी हो जाएगा, इसको मैं आगे ही लिख रहा हूँ, प्लस में क्या आ जाएगा कोस ए प्लस कोस बी, ठीक है ब्रैकेट, और ये नीचे वाला क्या है कोस ए माइनस कोस बी, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस ए माइनस कोस बी, और नीचे डिवाइड में क्या है कोस ए माइनस कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी, ठीक है, और इधर क्या है साइन ए माइनस साइन बी।
साइन ए माइनस साइन बी। ये मैंने ऐसे लिख दिया, आपको पूरा मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, लिख दिया। अब देखो साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, आपको पता है क्या कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। देखो ये हमने पहले लिख दिया था। अब देखो ऊपर वाली को क्या किया, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करना है। तो साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और प्लस इसी प्रकार इसका करना है कोस ए प्लस कोस बी और कोस ए माइनस कोस बी। तो इसका क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, ये आ गया। और नीचे जो था वैसा का वैसा ही हमने यहाँ पुट कर दिया, नीचे जो भी है उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। ऊपर ये आ गया। अब और देखो इसको और सोल्व करते हैं। मैंने क्या किया, ये जो साइन स्क्वायर है इसको तो लिख दिया साइन स्क्वायर है। आप ध्यान रखना नीचे ये लिखा हुआ है, मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ। तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, जो वापस से मैं इसको लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, ये प्लस में है इसलिए मैंने कोस स्क्वायर ए लिख दिया, कोस स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट 1 ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख देता हूँ, 1। तो इसका क्या आ गया, 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन लगाया मैंने। अब इसी प्रकार साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, 1। ठीक है, और नीचे ये एज इट इज है। ठीक है, नीचे वापिस से यही आ जाएगा। अब 1 में से 1 जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 0। और 0 के बट्टे में कुछ भी हो, आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 0। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो मेरा 3 है उसमें दे रखा है 0, तो ये मेरा सही आंसर है। करना क्या है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। मल्टीप्लाई किया है हमने एक साधारण से फॉर्मूले से, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। उसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई किया है। हमारा जो ऊपर है वो 0 बन गया है, नीचे कुछ भी बनो आंसर मेरा 0 आना है। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है, एक टंकी से जुड़े 3 पाइप है। ए और बी एक साथ मिलकर इस टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर इसे 10 घंटे में भरते हैं। कितने, 10 घंटे में। और ए और सी एक साथ इसे कितने घंटे में भरते हैं, ए और सी इसे 7.5 घंटे में भरते हैं। अब पूछा है ए अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए प्लस बी कितने घंटे में भरता है, दोनों मिलके इसे 6 घंटे में भरता है। बी प्लस सी कितने घंटे में भरता है, बी प्लस सी इसे 10 घंटे में भरता है। और सी प्लस ए ये कितने घंटे में भरता है, 7.5। 7.5 को मैं 15/2 घंटे लिख सकता हूँ क्या, इतने घंटे में भरता है। और पूछा क्या है कि ए अकेला कितने घंटे में भरेगा। ठीक है, यही पूछा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल आ जाए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिन दे रखा है हमें, 3 दिन दे रखे हैं, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 10 और 15/2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, क्या 30 आ जाएगा, क्या एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 6, 10 और 15/2 का एलसीएम 30 आ जाएगा, क्योंकि 30 में 6 का भी भाग जाता है, 10 का भी जाता है और 15/2 का भी जाता है। ये एलसीएम आ गया। ये जो एलसीएम आता है इसको हम टोटल वर्क मानते हैं। क्या मानते हैं, टोटल वर्क, कुल काम हम इसको मानते हैं। हमारा कुल काम कितना है, 30, यानी टंकी जो है वो 30 लीटर की है, हमें इसको भरना है। ठीक है, सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद हम निकालेंगे इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी हम निकालेंगे इस टोटल वर्क में इनके दिनों का भाग देके। 30 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। 30 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। और 30 में 15/2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है,
ये मेरी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। इफिशियंसी क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी नल द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य, ये दिन में दे रखा था, ये दिन में, हाँ घंटे में दे रखा था, ये 6 घंटे 10 घंटे 15/2 घंटे में दे रखा था ना, ये 1 घंटे का काम आ गया ए और बी द्वारा किया हुआ, ये बी और सी द्वारा 1 घंटे का काम, और सी और ए द्वारा 1 घंटे का काम। ये तीनों की इफिशियंसी आ गई। टोटल वर्क हमारा 30 है। अब हमें ए का मान निकालना है। देखो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इन तीनों को जोड़ दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा इस तरीके से नहीं आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, मतलब दोनों दो दो बार आ जाएगा, इसलिए मैंने 2 बाहर लिख दिया, 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, मतलब 2 बाहर a प्लस बी प्लस सी आ गया। इनके क्या किया मैंने, इनको जोड़ दिया। इनकी इफिशियंसी को भी जोड़ते हैं। इनकी इफिशियंसी को जोड़ने पे कितना आएगा, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 आ गया क्या। ये तो 2a प्लस बी प्लस सी का मान 12 है। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको a प्लस बी प्लस सी का मान निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, इसका मान 12 आया तो a प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना आ गया मेरा, 6 आ गया क्या। यानी तीनों की इफिशियंसी का जोड़ कितना आ गया, 6। अब मुझे ए की इफिशियंसी पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि ए कितने दिन में कार्य करेगा। यहाँ देखो बी प्लस सी की इफिशियंसी हमें कितनी दे रखी थी, 3। बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 दे रखी है, तो मैं बी प्लस सी को 3 रख दूं तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान भी 3 आ जाएगा, क्योंकि तीनों का जोड़ 6 है। इनकी जगह मैंने 3 रखा तो ए की इफिशियंसी आ गई 3। यानी ए है वो 1 घंटे में 3 इकाई काम करता है, या 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। टोटल काम कितना था, 30। 1 घंटे में 3 कर रहा है, 30 करना है, तो मैंने क्या किया, 30 में 3 का भाग दिया तो कितना दिन आ गया, 10 दिन आ गया। उसको 10 दिन लगेंगे ए को, या दिन में नहीं है, यहाँ हमें घंटे में दे रखा है तो 10 घंटे लगेंगे। अगर दिन में होता तो हम दिन निकालते, घंटे में दिया है तो हमारा 10 घंटा उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 10 आवर, ठीक है, 10 घंटे। चलिए अगले सवाल में, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक को साझा किया गया। 4 दोस्त क्रमशः केक का 1/8, क्या दे रखा है, 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 इतना हिस्सा ले लेते हैं, तो 5वें दोस्त को केक का कितना हिस्सा मिला, ठीक है, 5वें दोस्त को केक का कितना हिस्सा मिला, यह हमें निकालना है। हमें क्या दे रखा था, 5 दोस्त है जिसमें केक को बांटा गया। पहले वाले दोस्त को 1/8 भाग मिला, दूसरे वाले को 1/6, तीसरे वाले को 5/12 और चौथे वाले को 1/12। 5वें को बताना है। अब संख्या फ्रैक्शन में दी गई है, जब भी संख्या फ्रैक्शन में दी गई हो तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को हटाना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो नीचे वाली संख्या है इनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका एलसीएम कितना आ गया, 8, 6, 12 और 12 का एलसीएम मेरा आ गया कितना, 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा क्या, इस 24 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 24 क्या आया है मेरा, मान लिया कुल केक है, कुल केक का हिस्सा कितना है, 24 है, ये कुल केक आ गया कि कुल केक का हिस्सा है 24 है, ठीक है, इसलिए मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले वाले दोस्त को कितना मिला है, 1/8। अब 24 का 1/8 कितना होता है, 3 होता है, या मतलब पहले वाले को तो 3 मिल गया। दूसरे दोस्त को 1/6, 24 का 1/6 कितना होता है, 4, यानी दूसरे दोस्त को 1/6 का 4 हिस्सा मिल गया, 1/6 मतलब 4। तीसरे वाले दोस्त को 5/12, 24 का 5/12 कितना होता है, 12 का भाग 24 में दिया 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया यानी 10। तीसरे दोस्त को 10 मिला, चौथे दोस्त को कितना मिलेगा, 12 को 24 में भाग दिया 2 बार और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ये 4 दोस्तों को इतना मिल गया, कितना हो गया, 3, 4, 7, 7 और 10, 17, 17 और 2, 19, यानी 24 में से 19 तो चले गए 4 दोस्तों के पास। कितना और बच गया, 5 और बच गया, क्या 5 और बच गया, कितने का, 24 का, यानी 5/24 भाग है वो 5वें दोस्त को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर सही हो जाएगा, 5/24 भाग, ये 5वें दोस्त का हिस्सा है, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये हमारा आंसर है 5/24। अगला सवाल है sec4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है,
हमें दे रखा है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान 3 है और टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सवाल में सेक का मान दे रखा है और टेन में पूछा है, तो आपको सेक और टेन में एक रिलेशन पता होना चाहिए। वो रिलेशन क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जहाँ सेक है उसकी जगह में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख देता हूँ, जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ वहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो, पहला है सेक 4 थीटा, सेक 4 थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह तो मैं रख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका कर देता हूँ होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, क्योंकि 4 था ना इसलिए मैंने वापस से स्क्वायर कर दिया, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या रख देता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जैसा हमने डिसाइड किया है कि सेक की जगह 10 रखना है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखना है, ये रख दिया। और बराबर में 3 दे रखा है, यह हमने 3 भी रख दिया। ठीक है, अब ये इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। पहली वाली संख्या का स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी टेन 4 थीटा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर खोलना तो आपको आता होगा, माइनस ये माइनस 1 1, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस ओपन हो रहा है ब्रैकेट तो माइनस दोनों तरफ आएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर दे रखा है 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचा टेन 4 थीटा, टेन 4 थीटा। ये 2 टेन स्क्वायर थीटा है, ये टेन स्क्वायर थीटा है, दो में से एक गया तो एक टेन स्क्वायर थीटा बचा, वो भी प्लस का, तो ये आ जाएगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में 3। अब हमें पूछा क्या था, टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान, तो टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 3, तो 3 ही मेरा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि रोहन और रोहित मिलकर 10 दिनों में एक निश्चित काम कर सकते हैं। रोहन और रोहित मिलकर 10 दिन में एक निश्चित काम कर सकते हैं, जबकि रोहन अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। यानी दो दोस्त है, रोहन और रोहित, रोहन और रोहित, रोहन और रोहित। ठीक है, ये दो दोस्त है, ये दोनों कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये दोनों 10 दिन में काम कर रहे हैं। कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन में। रोहन अकेला है, ये रोहन है अकेला कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। ये दोनों तो 10 दिन में काम कर रहे हैं और रोहन अकेला 15 दिन में काम कर रहा है। तो हमने पहले क्या बताया था कि जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल आ जाए, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनकी इफिशियंसी इनका एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। ये जो एलसीएम होता है इसको हम टोटल वर्क मानते हैं। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के बाद हम इनकी निकालेंगे इफिशियंसी। तो रोहन और रोहित की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल दिन का टोटल वर्क में भाग देते हैं, तो 10 का भाग 30 में दिया तो 3 आया, ये मेरी इफिशियंसी आ गई इन दोनों की। और रोहित की कौन सा है, रोहन, रोहन की क्या आ जाएगी, 15 का 30 में भाग देने पे आया 2, यानी रोहन की इफिशियंसी तो है 2 और रोहन और रोहित की 3 है। तो आप मुझे बताओ रोहित की कितनी है, रोहित की कितनी है, रोहित की 1 हो गई क्या इफिशियंसी। जबकि देखो दोनों की इफिशियंसी 3 है और रोहित की अकेले की 2 है, तो रोहन की 1 हो गई क्या, सॉरी रोहित की 1 हो गई क्या, क्योंकि रोहन की 2 है तो रोहित की 1 हो गई। अब इसने पूछा था रोहित अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। रोहित एक दिन में एक काम करता है, 30 काम करने हैं तो उसको 30 दिन लगेंगे क्या, कितना दिन लगेगा, 30 दिन। ये मेरा आंसर हो जाएगा 30 दिन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या दे रखा है कि 56 डिवाइड बाई 1/3, फिर ब्रैकेट दे रखा है 15, फिर प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो 5 प्लस 7 है इसके ऊपर एक बार दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इनको सॉल्व करो। ये जो बाहर माइनस का चिन्ह है
ये इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले इनको सोल्व करो तो 5 और 7 का जोड़ कितना हो गया 12, 12 आ गया। अब देखो 9 और 6, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 माइनस 12 कितना आएगा 3 आएगा क्या, 3 आ गया। ठीक है, यानी इतना का मान कितना आ गया 3, यहाँ तक 3 आ गया। अब देखो इसका मान तो 3 आ गया, 15 और 12 कितना होता है, 15 और 12 होता है 27, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 27 में से 3 गया तो कितना बचा 24, यानी यहाँ तक कितना आ गया 24, टोटल कितना आ गया 24 आ गया अब यहाँ तक। अब बाहर क्या है 1/3, 24 का 1/3 कितना होता है 1/3, यानी 8 आ गया क्या, यानी यहाँ तक का मान 8 आ गया। अब 56 भाग 8 दे रखा है, 56 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा क्या, 7 अट्ठे 56, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, हमें सत्य बताना है। देखो हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 9/16 और इधर दे रखा है 13/24, चारों ऑप्शन में देखो सब में सेम है। बस हमें रिलेशन बताना है कि कौन सा बड़ा है, बराबर है, या कौन सा छोटा है या बराबर इक्वल है। ठीक है, ये हमें बताना है। ये हमें दो संख्या दे रखी है 9/16 और 13/24। अब अगर मुझे 9 और 13 दिया हुआ होता तो मैं बता देता कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, लेकिन संख्या क्या है फ्रैक्शन में दे रखी है 13/24 और 9/16। जब फ्रैक्शन में संख्या दी हुई हो तो फिर कैसे बताए, फिर बताने का एक ही तरीका है, जो फ्रैक्शन की वैल्यू है इनका एलसीएम ले लो और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 16 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 48 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये जो 48 आता है इसको मैं कुल मान लेता हूँ कि कुल है, कुल संख्या 48 है। अब 9/16 मैं क्या किया, 9/16 इधर 48 से मल्टीप्लाई किया, 16 का भाग 48 में दिया 3 बार, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 27, यानी इधर तो 27 आ गया। इसी प्रकार इधर करेंगे, 24 का भाग 48 में दूंगा तो 2 बार, और 2 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 26। ये दोनों संख्या मैंने फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन को संख्या में बदल दिया। ठीक है, 27 और 26 आ गया। अब बता सकते हो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हमें पता चल गया कि 27 है वो 26 से बड़ा है, यानी जो चिन्ह है वो 9/16 और 13/24 का ये आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन को मैंने संख्या में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट कैसे करना है, जो नीचे दी हुई है फ्रैक्शन की संख्या उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस 17 बराबर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का मान बताना है। हमें क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 बराबर एक्स दे रखा है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। अब आपको पता है 1/कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ क्या मैं। अब आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो मैं इसकी जगह टोटल की जगह क्या लिख देता हूँ 1 ही रख देता हूँ। तो 1 प्लस इधर है 17, तो 1 + 17 कितना हो गया 18। ये किसका मान आ गया, एक्स का मान आ गया 18। हमें पूछा क्या था, एक्स स्क्वायर का मान पूछा था, तो 18 का मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 324। ठीक है, आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ बताना है हमें कौन सी दो सह अभाज्य संख्याओं का। अब सह अभाज्य संख्याओं का देखो, सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें या तो एक का या फिर उस खुद संख्या का भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 7 है, 7 में 7 का ही भाग जाएगा, या फिर 7 में 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या का 7 में भाग जा सकता है क्या। जैसे 11 है, 11 में केवल 11 का भाग जा सकता है या फिर 1 का भाग जा सकता है। जैसे 23 है, 23 में 23 का ही भाग जाएगा और 23 में 1 का भी भाग जाएगा, इनके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता, तो इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसने क्या पूछा, क्या है कि दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ बताना है, और एचसीएफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन संख्याओं में भाग जा सके। अब कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, जैसे मैंने 11 और 13 अभाज्य संख्या ले ली, 11 और 13 ये दो सहभाज्य संख्या मान ली मैंने, 11 और 13, ठीक है। 11 और 13 दोनों ही अभाज्य संख्या है। अब 11 में 11 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा, 13 में 13 का जाएगा या 1 का जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 का ही है। 1 का 11 में भी जा रहा है और 1 का 13 में भी जा रहा है, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। HCF का मैंने वही तो मतलब बताया था कि वह छोटी से छोटी नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो दोनों में कॉमन हो और उनका मल्टीप्लाई उन संख्या में जाना चाहिए। तो 11 और 13 में केवल एक ही संख्या है जिसका भाग जा रहा है, वह है 1, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष के निर्देशांक ये दे रखा है 1 2 -4 -3 4 और 1, यह हमें दे रखा है। यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हो। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे देखो ये जो शीर्ष के निर्देशांक होते हैं ना, जैसे यहाँ 1 और 2 है तो ये पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान। इसमें पहले वाला x का, दूसरा वाला y का, पहले वाला x का, दूसरे वाला y का। फॉर्मूला हमारे सामने है, हमें तो सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और हमारा आंसर निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, x1 का मान कितना है 1, x1 का मान 1 है, y2 का मान है -3 और y3 का मान है 1 प्लस x2 का मान है -4, ये मैंने -4 रख दिया, y3 का मान है 1 और y1 का मान है मेरा 2, ठीक है, प्लस x3 का मान है मेरा 4 और y1 का मान है मेरा कितना 2 माइनस y2 का मान कितना है -3, तो मैं इसको +3 कर देता हूँ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, करेक्ट है। अब मैंने क्या कर दिया, मान रख दिया है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। 1/2 -3 और -1 कितना हो गया, -4, और -4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 ही आएगा, ठीक है। आगे देखो ये प्लस आ गया, 1 में से 2 गया तो कितना आ गया -1, और -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4 प्लस का, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे ये आ गया 2 और 3 कितना हो गया 5, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 20, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा और 20 केवल अंदर 20 बचा है, और 20 का 1/2 यानी 2 का 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 वर्ग इकाई ये मेरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 10 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही हो जाएगा, 10 वर्ग इकाई, ठीक है। आसान सा सवाल था, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है निम्न युग्म अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें 4 ऑप्शन दे रखी है, इसमें से युग्म अभाज्य संख्या बतानी है। अब सबसे पहले तो मैंने अभाज्य संख्या बताई, वह संख्या जिसमें केवल उसी संख्या का भाग जाता हो या फिर 1 का भाग जाता हो, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसको तो बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब युग्म क्या होती है, युग्म अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का अंतर हो और दोनों के दोनों अभाज्य संख्या हो। अब ऑप्शन को देखो, 37 और 41, इनमें कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है क्या, और दोनों के दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन डिफरेंस कितने का है 4 का। 3 और 7, इसमें भी डिफरेंस 4 का है। 43 और 47, इसमें भी 4 का है। 71 और 73, इसमें 2 का है। तो जिसमें डिफरेंस 2 का हो और दोनों की दोनों अभाज्य संख्या हो तो वो मेरा क्या होता है, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 71 और 73, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या भी है और दोनों में अंतर 2 का है, तो ये मेरी युग्म अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 ट्रेन जिनकी लंबाई
152.5 मीटर और 157.5 मीटर है, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तब प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति क्या होगी? यह हमसे पूछा है। देखो मैं बता देता हूँ सवाल क्या है कि दो ट्रेन है जिनकी लंबाई दे रखी है। ये दो ट्रेन है, ट्रेन बना के दिखाता हूँ मैं आपको। एक ट्रेन है ये जिसकी लंबाई कितनी है 152.5 मीटर, और दूसरी ट्रेन है ये जिसकी लंबाई कितनी है 157.5 मीटर। ठीक है, 157.5 मीटर। ये दोनों ट्रेन है और ये क्या कर रही है, एक दूसरे को पार करती है 9.3 सेकंड में, और दोनों के दोनों विपरीत दिशाओं में आ रही है। हमें बताना है कि दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति। आपको पता है जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है। अगर पहले वाली ट्रेन की स्पीड s1 है और दूसरे की स्पीड s2 है तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। लेकिन यहाँ तो दोनों विपरीत है इसलिए हम जुड़ने वाला ही लेते हैं कि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। आपको मैंने बताया था चाल स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये मैंने आपको बताया था। और जब भी दो ट्रेन चाहे वह विपरीत दिशा में जा रही हो या एक दिशा में जा रही हो, दोनों की जो दूरी है, जो दोनों की लंबाई है, वो भी जुड़ जाती है। ध्यान देना, स्पीड तो कम और ज्यादा हो जाती है, वो उसकी चाल पे वो बता रहा है कि किधर जा रही है, विपरीत जा रही है, समान दिशा में जा रही है, तब तो चाल है वो जुड़ जाती है या घट जाती है, लेकिन हमेशा उनकी लंबाई जुड़ती है। ठीक है, अब हमें तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति बतानी है, तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति क्या हो जाएगी, s1 प्लस s2। ये तो चाल हो गई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी हो गई, इनकी दोनों की जो लंबाई है वो जुड़ जाएगी। 152.5 और 157.5, इनका जोड़ कितना हो जाएगा, देखो 5 और 5 10, 10 का 0 कैरी आया 1, तो पॉइंट को 0 तो रखने की जरूरत नहीं, 1 आया। 2 और 7 9, 9 और 1 10, 0 कैरी आया 1, 5 और 5 सॉरी हाँ 5 और 5 10 और 1 11, 11 का 1, फिर 2 और 1 3 कैरी वाला। ठीक है, 310 आ गया क्या, 310 आ गया। ठीक है, और ये तो आ गया मेरा दूरी, ये आ गया चाल। समय कितना है, समय है 9.3। 9.3 को मैं क्या रख देता हूँ, 9.3 पॉइंट हटा दिया और ऊपर 0 लगा दिया। ठीक है, यह जो मेरी चाल आई है मैंने मान रख दिया। देखो 31 को मैंने जो 93 है 93 से काट दिया तो 3 बार जाएगा, तो क्या आ गया मेरा 100/3। 100/3 आ गया, ऊपर 100 बचा, नीचे 3 बचा। मैंने 31 को 93 से 3 बार काट दिया। ये जो चाल आई है ये किस में आई है, ये मीटर पर सेकंड में आई है, क्योंकि देखो जो मेरी लंबाई थी वो मीटर में दे रखी है और टाइम सेकंड में दे रखा है। लंबाई मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में आई है। और ऑप्शन को देखें तो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 18/5 से गुणा करके। 18/5 से गुणा करके। अब 3 को 18 से काटूंगा तो 6 बार, और 5 को 100 से काटूंगा तो 20 बार, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120। 120 किलोमीटर पर घंटा मेरी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, दोनों की संयुक्त गति आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है कि 700 रुपये को ए बी सी डी और ई 5 दोस्त है उसमें विभाजित किया गया। उनके द्वारा प्राप्त राशि आरोही क्रम में है और समांतर श्रेणी में है। ई ने ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त किए हैं, बी ने कितने रुपये प्राप्त किए हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 720 रुपये हैं, 720 रुपये हैं। ठीक है, अब इनको बांटना किस में है, ए में, बी में, सी में, डी में और ई में, इन सभी में बांटना है। और क्या बोला है कि ये प्राप्त राशि आरोही क्रम में है, मतलब बढ़ते क्रम में है। अगर एक को जितना मिल रहा है बी को उससे ज़्यादा मिलेगा, सी को उससे ज़्यादा, डी को उससे ज़्यादा और ई को सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और चारों की चारों समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी आपने पढ़ा होगा कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें संख्या बढ़ते हुए क्रम में तो जाती है और उनमें जो डिफरेंस होता है वह समान होता है। जैसे 2 4 6
8, 10। ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। कैसे पता चला? पहली तो बात, संख्या बढ़ते क्रम में जा रही है। दूसरी बात, इनमें डिफरेंस देखो, 2 और 4 में कितने का गैप है? 2 का। 4 और 6 में कितने का गैप है? 2 का। 6 और 8 में 2 का। 8 और 10 में 2 का। इसमें गैप क्या है? समान है। और भी देखो, 5, 10, 15, 20 और इस तरीके से चलती गई। यह भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनमें सब में डिफरेंस कितने का है? 5-5 का है। तो समांतर श्रेणी आपको पता चल गया क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें संख्या बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, लेकिन उनमें अंतर है वो समान होना चाहिए। ठीक है, अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी होती है। अब हमें दिया गया है कि ये समांतर श्रेणी है और 5 दोस्त दे रखे हैं, 720 रुपये को बांटना है। ठीक है, मान लिया मैंने एक को ए रुपया मिला है, ए को ए रुपया मिला है, बी को मिलेगा उससे ज़्यादा, फिर डी को, फिर ई को, इस तरीके से मिलता चलेगा। अगर ए को ए रुपया मिला है तो ई को कितना मिलेगा आप बता सकते हो क्या? ई को मिलेगा ए प्लस 4D, ए प्लस 4D। अब आप बोलोगे डी क्या आ गया और 4 कैसे लगा दिया? देखो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। जब पांचवी संख्या निकालना हो तो हमेशा एक कम लिखते हैं, 4। क्यों लिखते हैं? अरे डी क्या है? डी है इन दोनों का अंतर, इन दो संख्या का अंतर। जैसे मैंने अभी समांतर श्रेणी बताया, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से बताया। तो ये जो दोनों का बीच का अंतर होता है इसको डी बोलते हैं, सार्वय अंतर बोलते हैं इसको। इस अंतर को क्या बोलते हैं? सार्वय अंतर। डी से हम लिखते हैं। ठीक है, पांचवी संख्या निकालनी हो तो ए प्लस 4D, 8वीं निकालनी हो तो ए प्लस 7D, 20वीं निकालनी हो तो ए प्लस 19D। ठीक है, ए कम लिखते हैं। पहली संख्या ए का मान ए है और ई का मान है ए प्लस 4D। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बात इसने बोली है कि ई ने ए से 40 रुपये अधिक प्राप्त किया है। ई का मान कितना है? ए प्लस 4D। इसने 40 रुपये अधिक प्राप्त किए हैं किससे? ए से। ए का मान कितना है? ए। इस ए का मान ए है और इनका अंतर कितना है? 40। मतलब ये ई का मान है और ये ए का मान है। ये ई का मान और ये ए का मान, इन दोनों का अंतर कितना है? 40। 40 आ गया। अब बताओ ए से ए कैंसिल हो गया क्या? 4 का मैं 40 में भाग दूंगा तो 10 आ जाएगा क्या? ये किसका मान आ गया? डी का। डी का मान कितना आ गया? 10। यानी क्या हुआ? डी का मान 10 आ गया। मतलब इन पांचों संख्याओं में जो अंतर था वो 10-10 का है। कितने का है? 10-10 का है। ठीक है, 10-10 का है, ये हमें पता चल गया। कुल कितना दे रखा है? 720। जब भी समांतर श्रेणी दी हुई हो और उनमें कुल पूछा जाए तो कुल को कैसे लिखोगे? देखो मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको साइड में किया और फिर आपको बताता हूँ। देखो 1 मिनट। हाँ, अब ए का मान देखो, ए का मान कितना माना था मैंने? ए। दूसरी संख्या निकालनी है तो ए प्लस डी। अब समांतर श्रेणी बना रहा हूं मैं, देखो ए प्लस डी। ठीक है, डी का मान कितना आ गया? 10 है। मैं एक बार ए प्लस डी रख देता हूँ। ठीक है, ये बी का मान आ गया। सी का मान क्या आ जाएगा? ए प्लस 2D। ए प्लस 2D समांतर श्रेणी बता रहा हूँ मैं। डी का मान कितना आ जाएगा? ए प्लस 3D। ए प्लस 3D, एक एक कम हो रहा है ना। और ई का मान क्या आ जाएगा? ए प्लस 4D। ए प्लस 4D। ठीक है, इन सब का जोड़ कितना दे रखा है? 720। कितना दे रखा है? 720। अब इनको जोड़ो, 1, 2, ए कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 5A आ गया क्या? यहाँ लिख देता हूँ मैं 5A। प्लस डी कितना आ गया? 1, 2, 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 10। 10D आ गया क्या? सॉरी, 10D आ गया क्या? और इनका मान कितना है? 720। 720 है। अब बताओ डी का मान कितना आया था मेरा? 10 आया था क्या? और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया क्या? 720। इस 100 को उधर भेजूंगा तो ये 720 में से 100 गया तो 620 बचा गया। 620। ये किसका मान है? 5A का। 5A के बराबर है 620। तो ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान कितना आ जाएगा बता सकते हो? 5 का मैं 620 में भाग दे देता हूँ तो 620 में 5 का भाग देने पे कितना आ जाएगा? देखो 5 एकम 5, 1 और 2 12, 5 दूनी 10 और 2 और 0 20, तो 5 चौक 20। ठीक है, 124 आ गया ए का मान। यानी इस ए का मान 124 आ गया। 124 आ गया। अब हमें पूछा क्या था? ए का मान 124 आ गया, डी का मान मेरा 10 है। अब सवाल देखते हैं इसने क्या पूछा था। सवाल है बी ने कितने रुपए प्राप्त किए हैं?
बी ने कितने रुपये प्राप्त किए हैं, ये हमसे पूछा है। तो बी का मान क्या था, ए प्लस डी था ना, बी का मान क्या था, ए प्लस डी, यही था। अब ए का मान कितना आया, 124 आया, और डी का मान 10, तो 124 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 124 प्लस 10 कितना हो जाएगा बताओ, 134 हो जाएगा क्या, 134 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या, बी के द्वारा। अब किसी भी पूछो, किसी भी संख्या का पूछो तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपके पास पता है ए का मान है और डी का मान है, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो ये हमारा 134 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने 17 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के जितने सवाल पूछे थे वो हमने सोल्व किए हैं। आपको समझ में आया होगा सभी क्वेश्चनों को, और आपने समझा होगा, खुद भी सोल्व किया होगा। तो इसी प्रकार से हम और जितनी भी शिफ्ट है उन सभी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।